तो तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं किस तरह से इज़मिर जो शहर है तुर्की का, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही का एक तरह से मंजर है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तुर्की और ग्रीस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और 7.0 तीव्रता मापी गई है भूकंप की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर भयानक ये मंजर रहा होगा। 4 लोगों की मौत हुई है, 120 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं और एकदम सुनामी जैसी तस्वीरें, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। और आप देखें कि घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि सुनामी जैसे हालात बन गए हैं इस भूकंप के आने के बाद। और जबरदस्त तरीके से 7.0 तीव्रता मापी गई है। तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए और आफ्टर शॉक की भी संभावना ऐसे में बनी रहती है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 7.0। और CS दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, लगातार बने हुए भूवैज्ञानिक हैं। सर, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, बेहद भयानक मंजर है और ऐसा सुनामी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जी, मैंने आपको बताया कि यहाँ ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया पहले भी है। यहाँ पे 1967 में भी अर्थक्वेक आया है बड़ा। और ये अर्थक्वेक खाली टर्की में ही नहीं आया है, ये टर्की के अलावा कुछ और स्टेट्स हैं उनके अंदर भी आया है, जैसे बल्गेरिया हो गया, ग्रीस हो गया। जो आस पड़ोस के जितने स्टेट हैं वो पूरे स्टेट अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये प्लेट बहुत बड़ी चौड़ी प्लेट है और उस पर ये इफेक्ट पूरा आया है। और सर, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये लग रहा है कि ओशन से बिल्कुल नजदीक की ये जगह है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा भयानक हो गया ये मंजर में। जी, ये तटवर्ती इलाके में ही क्या कहते हैं इस तरह के बड़े अर्थक्वेक आते हैं। देखिए, जब जैसे जो कॉन्टिनेंट प्लेट के जो अर्थक्वेक आते हैं वो कंपैरेटिवली लो कम तीव्रता के होते हैं। और ये जो ओशन वाले जो ओशन और कॉन्टिनेंट या ओशन कॉन्टिनेंट के जो टकराव से, प्लेटों की टकराव से जो अर्थक्वेक आते हैं वो जनरली बहुत ही भयानक और बहुत बड़े और बहुत लंबे स्तर पे होते हैं। उनके फॉल्ट की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त अर्थक्वेक एक्सपर्ट विपुल आहूजा साहब भी जुड़ गए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भयानक मंजर है और वो जो सी का पानी है वो सारा शहर के अंदर, इज़मिर शहर के अंदर दाखिल हो चुका है। सर, विपुल आहूजा साहब, क्या इसको सुनामी कह सकते हैं जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त टर्की शहर की, टर्की देश की और इज़मिर शहर की? ये जो है, मेरे पास इस टाइम पे सामने उसकी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं, लेकिन जरूरी बात है कि अगर कुछ पानी अगर अंदर शहर में आया है तो वो सुनामी की वजह से हो सकता है। हालांकि ये जो टर्की का एरिया है ये खासा ही नोटोरियस है, मेडिटेरेनियन के कोस्ट पर है। और ये और ग्रीस दोनों बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन हैं। तो वैसे तो टर्की में अब जो उनके जो करंट मॉडर्न कोड्स हैं उनके हिसाब से काफ़ी सेफ्टी वाली बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स काफ़ी सारी हैं। जिस तरह इंडिया में भी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग हैं, तो उनको का भी मेजॉरिटी स्टॉक जो है बिल्डिंग्स का पुराने में ही है, तभी उसकी वजह से बहुत ही काफी जान मान की। बिल्कुल सर, वो तस्वीरों में भी दिख रहा है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, इज़मिर टर्की का ये शहर है, वहां का आप मंजर देख सकते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ लोग जो हैं अचानक अपने घरों से, अपने दफ्तरों से बाहर आ गए, क्योंकि 7.0 तीव्रता इसकी मापी गई भूकंप की, जो बहुत ज्यादा होती है। और तबाही का मंजर साफ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। पानी एकदम सैलाब की तरह, सुनामी जैसे हालात हो गए हैं इज़मिर शहर के। आप देखिए, समंदर का जो पानी है, ओशन का जो पानी है, वो अंदर शहर में दाखिल हो गया है और हर चीज बहती हुई नजर आ रही है। जो तमाम इमारतें हैं, जो घर हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। और किस गति से पानी, समंदर का पानी जो है शहर के अंदर दाखिल हो गया है, वो अपने आप में बेहद भयानक मंजर है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये भूकंप जो है उसकी तीव्रता थी, तो उसकी वजह से कितना नुकसान ऐसे में हुआ होगा, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये रोड था, सड़क थी, हर तरफ पानी ही पानी है। और तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, मकान हैं, वो सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियां बह रही हैं उसमें। और ये आप देखिए, ज्यादातर लकड़ी के मकान नजर आ रहे हैं, वो सब कुछ बहते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद जबरदस्त तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद किस तरह से तबाही का मंजर होता है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा। दूसरी तरफ तस्वीर आप देखिए और वहां पर हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जाहिर बात है, जब मलबा, घर गिरते हैं इस नुकसान की वजह से, इस झटकों की वजह से, तो उसकी वजह से जो धुएं का गुबार है वो साफ नजर आ रहा है। लोग हर तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये इज़मिर है
आप देखिए यहाँ मलबे में से लोगों को निकाला जा रहा है। ये आप देखिए यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए लोग हैं वो लोगों को मलबे में से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये तस्वीरें आ रही हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर नुकसान हुआ होगा। सीएस दुबे साहब हमारे साथ हैं। दुबे साहब, ये जो भूकंप आता है इसके बाद हमेशा आफ्टर शॉक्स की जो है वो अंदेशा हमेशा बना रहता है, तो यहाँ पर 7.0 तीव्रता मापी गई है। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कोस्ट के पास है, इसलिए जो आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं उस पर भी थोड़ा बहुत सुनामी का इफेक्ट आ सकता है। इसलिए इन लोगों ने सुनामी वार्निंग भी दी हुई है यहाँ पे कि सुनामी वार्निंग ऑलरेडी दे दी है। और अगर जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो जनरली लो स्ट्रेस के होते हैं और इतने बड़े नहीं होते, उनकी तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये भूकंप आया। आप देखिए लाइव तस्वीरें हैं, ये किस कदर वहां पर फिर तबाही हुई। आप देखिए बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो भरभरा कर गिरने लग गई और हर तरफ धूल का गुबार नजर आ रहा था। ये इज़मिर शहर है टर्की का, जहां आप देख सकते हैं आज ये जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो किस तरह से ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची मंजिलें जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरने लगी। और फिर देखिए आप, ये हर तरफ तबाही का मंजर था। लोग वहां चीखों पुकार लोगों की सुनाई देने लगी। ये आप बाईं तस्वीर में देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं इस भूकंप की भयावहता का। आप ये देखिए गाड़ियां वहां से अचानक से तेजी से निकल रही। कुछ देर पहले की तस्वीर है जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई। हमारे साथ सीएस दुबे साहब हैं, भूवैज्ञानिक हैं। सीएस दुबे साहब, हमेशा जब इस तरह का भूकंप आता है तो ये लगता है कि इसका अंदाजा लगाना पहले क्या मुमकिन था, क्योंकि नेपाल में जिस तरह से तबाही हुई, गुजरात में जिस तरह से भूकंप आया था। हमेशा ये भूवैज्ञानिकों से हम सवाल करते हैं, हम तमाम जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनसे ये सवाल करते हैं, हमेशा इस तरह का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, ये असंभव है। अभी तक कोई ऐसी संभावना पैदा नहीं हुई। बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नेचुरल लेबोरेटरीज बन रही हैं। इंडिया में भी महाराष्ट्र में और कोयना के अंदर जो है नेचुरल लेबोरेटरी बनाई गई है सर्च करने के लिए कि क्या हम भूकंप को पहले से किसी तरह से जान सकते हैं, पर ऐसा अभी तक जो है कोई अनुमान लगा नहीं सकता है। बिल्कुल। और सर, 7 की तीव्रता वाला अगर भूकंप आए तो इसको आप किस तरह से लेंगे? जी, अगर इंडिया में अगर 7 का अर्थक्वेक आए, क्योंकि यहाँ तुर्की के अंदर और इजराइल के अंदर जो आप तबाही देख रहे हैं ये उसके बावजूद है, जब यहाँ पे पता है कि अर्थक्वेक आते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो प्लान के हिसाब से अर्थक्वेक के रेट्रोफिटिंग के हिसाब से बनाई जाती हैं। और हमारे देश में अगर इस तरह का आ जाए तो बहुत भयावह दृश्य दिखाई देगा, और भी ज्यादा भयावह दृश्य दिखाई देगा। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये आप देखिए, पहली जो तस्वीर है बाईं तरफ आप तस्वीर है, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये भूकंप आया। तो आप अंदाजा लगाइए 7 की तीव्रता, जैसा कि दुबे साहब बता रहे हैं, भूवैज्ञानिक है जाने माने, उनका ये कहना है कि इस तरह का भूकंप अगर भारत में आए तो भयानक तबाही हो सकती है, क्योंकि टर्की जो ये प्रोन है, यानी भूकंप इस तरह के झटके वहां महसूस किए जाते हैं, अक्सर आते हैं, तो वहां पर इमारतें उस लिहाज से बनती हैं, यानी वुडन स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं जो ज्यादातर पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। ओशन जो है साथ लगा हुआ तटीय इलाका है, वो सारा का सारा पानी ओशन का आप देखिए बीच शहर में आ गया है। वुडन ज्यादातर मकान नजर आ रहे हैं जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, जो बाईं तरफ तस्वीर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक तबाही हुई होगी। और यही अगर इस तरह 7 की तीव्रता का भूकंप अगर भारत में आए तो कितनी भयानक तरीके से तबाही हो सकती है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दाईं तस्वीर में आप देखिए, ये बाद का मंजर है, यानी जब शांत हुआ भूकंप उसके बाद की आप तस्वीरें देखिए, सब कुछ जमींदोज हो गया है। लोग हैरान परेशान वहां घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है ग्रीस में और साथ साथ टर्की में भी।
ये सुनामी की वार्निंग अब जारी कर दी गई, यानी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं। लोगों को सेफ ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाईं तस्वीर आप देखिए, सब कुछ बहता हुआ पानी जो है ओशन का वो बीच शहर के अंदर आ गया है। इज़मिर शहर के अंदर आप ये देखिए सब कुछ बहता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ तबाही। और फिर जो दाहिनी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, उस पर आप देखिए ये भूकंप के झटके जब आए उसके बाद की तस्वीरें हैं। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सब कुछ जमींदोज हो गया है, मलबा हर तरफ बिखरा पड़ा है। लोगों की चीखों पुकार, भागते दौड़ते तस्वीर में लोग नजर आ रहे थे। लेकिन अब आप देखिए मलबे में से लोगों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। 4 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन ये आंकड़ा, ये नंबर बढ़ सकता है क्योंकि 7.0 की तीव्रता का भूकंप के झटके आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता अगर मापी गई है तो उससे भयानक तबाही हुई है। एक शहर की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाईं तस्वीर में आप देखिए हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वुडन ज्यादातर मकान वहां बने हुए हैं क्योंकि जैसा कि दुबे साहब बता रहे थे ये कोस्टल इलाका है टर्की का, इज़मिर शहर। यहां पर चूंकि भूकंप ज्यादा आते हैं, भूकंप प्रोन एरिया है, इसलिए यहां पर उस लिहाज से बिल्डिंग बनाई जाती है। लेकिन बावजूद उसके इतनी भयानक तीव्रता का जब भूकंप के झटके आए तो फिर कैसी तबाही होती है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो दाहिनी तस्वीर है वो अभी लेटेस्ट तस्वीर है, यानी भूकंप के झटके जब आए उसके बाद की तस्वीर है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह गिर गई। तो उसके बाद किस तरह का मंजर था वो दाहिनी तस्वीर में आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग वहां आसपास के इकट्ठे हो गए हैं और जाहिर बात है रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंची हैं ताकि लोगों को वहां से मलबे में से निकाला जा सके। हालांकि 4 लोगों की अभी तक मौत की खबर है, लेकिन ये नंबर बढ़ सकता है जिस तरह से ये भयानक भूकंप आया है। 2 तस्वीरें आप देखिए, सुनामी की वार्निंग दे दी गई है। 20 बिल्डिंग्स गिरी हैं जो कि अभी जानकारी मिल रही है और अब 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अभी तक 4 था, एक नंबर और बड़ा है, अब 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है और लगभग 20 इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस भूकंप की तीव्रता का, भयानक नुकसान हुआ है। ये 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब उस कंट्रोवर्सी की बात करते हैं जिससे पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हिल गया है। इस्लामिक आतंकवाद पर शुरू हुई बहस फ्रांस से होते हुए हिंदुस्तान तक पहुंच गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने साफ शब्दों में इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र करते हुए कट्टरपंथी विचारधारा पर हमला बोला है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक विरोध शुरू हो गया है। इमरान खान एक बार फिर इस्लामोफोबिया वाला लेक्चर देने लगे हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए 5 देशों की ये इंटरनेशनल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक, ईरान से तुर्की और मलेशिया तक इस वक्त कट्टरपंथी विचारधारा ने सबको हाईजैक कर रखा है। इस कट्टर सोच वाली आग में घी डालने का काम कर रहे हैं वो मौलाना जिनका काम ही लोगों को भड़काना है। कोई मौलाना खुलेआम एटम बम की धमकी दे रहा है। फ्रांस तो चैलेंज कर रहा और 10वां एटम बम क्यों रखा तुसी? ओ एटम बम बाहर कटो, बाहर कटो एटम बम नो। हाँ जी, और बाहर कटो एटम बम, ऐलान जिहाद करो और सारे मर जाइए। क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने तो शर्मिंदगी नहीं होनी। कोई आखिरी सांस तक जंग करने की तकरीरें दे रहा है। धार्मिक भावनाओं के नाम पर जहर उगल रहा है। क्या हमारा सिर्फ इतना ही फर्ज है कि हम फेसबुक पे एहतजाज कर दें? अगरचे ये भी मोहब्बतों का एक रंग है और उसके बाद हम ठंडे होकर बैठ जाएं और वो हर 5 साल के बाद, हर 3 साल के बाद, हर 2 साल के बाद ये हरकत करें और हमें पता है कि आज की है और 3 साल बाद फिर उन्होंने करनी है, तो हम बस इस पे किफ़ायत करें और काफ़ी हो जाए? नहीं, हमें दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए आखिरी सांस तक जंग करनी होगी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे 1 या 2 नहीं, सैकड़ों मौलाना अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं और पूरी दुनिया को चैलेंज दे रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी, कोई समझौता नहीं होगा। ये दुनिया का बदतरीन अमल है जो फ्रांस के उस सदर ने किया है और मुसलमानों के जज्बात को भड़काने के लिए किया है।
इन जालिमों ने फ्रांस के गली कूचों में सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की एक ऐसी इशारत की कि हमारे दिल दुख रहे हैं, हम शर्मिंदा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाए और ईमान वाले अपने किसी रद्द अमल का इजहार न करें। यह सब कुछ हमारी जिंदगी और हमारे ईमान का मामला है, लिहाजा ऐसे प्रोग्राम जिस कदर भी हो हमें उसकी भरपूर हिमायत करनी चाहिए। अपना वक्त, अपना पैसा और जो कुछ भी हम कुर्बान कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। सरमाए दुनिया हो न हो, ईमान की दौलत लाजिम है। जब बातिल हक से टकराए, जब बातिल सर पे चढ़ आए, जब बातिल हक से टकराए, जब बातिल सर पे चढ़ आए, ए ईमान वालों बेखौफ व खतर जुर्रत ईमानी लाजिम है। मौलाना तो मौलाना, आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाला पाकिस्तान और उसका सेलेक्टेड कप्तान भी अपनी कट्टर सोच की बदौलत दुनिया को गुमराह कर रहा है, एजेंडा चला रहा है। जो भी फ्रांस में हुआ है, और मैंने आज सारे मुसलमान मुल्कों के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उन सबको मैंने आज ख़त लिखा है कि हमें सारों को मिल के मगरिब को बताना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में क्या जगह है, कितना प्यार और अकीदा उनसे। तो कितनी हमें तकलीफ़ होती है जब ये इस तरह की उनके ऊपर कार्टून्स या कुछ भी करते हैं, तो ये मुसलमानों को कितनी तकलीफ़ होती है। सवाल यह है कि अचानक दुनिया भर के मौलाना फ्रांस से इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं। इमरान खान इस्लामिक देशों का दम दिखाकर कौन सा एजेंडा दुनिया पर थोपना चाहते हैं। आखिर क्यों मुस्लिम वर्ल्ड नाराज है। पूरी दुनिया में क्यों गूंज रहा है बायकॉट फ्रांस। दुनिया भर में सड़कों पर लोगों का हुजूम क्यों उमड़ा है। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि दुनिया भर के ज्यादातर मुस्लिम देश एक साथ आ खड़े हुए हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुर्की के राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति को पागल करार दे दिया। और क्या ये सारी चीजें आने वाले दिनों में किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही हैं। इस वक्त इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती जा रही है। पेरिस में टीचर का सिर धड़ से अलग करने पर जहां फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवादियों पर कार्रवाई हो रही है, वहीं फ्रांस की इन कार्रवाइयों के विरोध में मुस्लिम देशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल है कि फ्रांस पर नस्लवाद, इस्लामोफोबिया और फासिस्ट रवैये के आरोप क्यों हैं? इसका जवाब कुछ तथ्यों में छिपा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों खुलकर इस्लामिक आतंकवाद वाला बयान देते हैं और मुस्लिम देशों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह भी मैक्रों की यही सख्त टिप्पणियां हैं जो उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ की है। और यही बात धर्म का एजेंडा चलाने वालों से नहीं पच रही। हुक्मरानों को और पूरे आलम इस्लाम को इस बात पर मजबूर करें कि वो फ्रांस के साथ ऐलान जंग करें। शाला बोझ दिलां कदी नींद ना आवे। वैसे जो गोलियां खा खा के मरना है, कदी शुगर दियां कदी ब्लड प्रेशर दियां, फिर अपने पैर हाथ कटा के मरना है तो बंदा चंगा नहीं सलामती नाल चला जाए लब्बैक दा नारा लाने। फ्रांस को जवाब दिया जाए कि अगर तुम खाके इस तरह करते हो ना तो हम भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और एक दो बंदा नहीं, पूरी मिल्लत बाहर निकले। आप ये जो कायनात की रंग चल रही है ना, जिंदगी चल रही है, ये सिर्फ हुजूर के नाम से चल रही है। तो जरा सारे गर्दन कटाना चाहते हो फिर नारा भी उस अंदाज ना लाओ। हाँ। ऐलान जंग की धमकी, गर्दन काटने के लिए उकसाना। आतंकवाद की एक बड़ी वजह यही कट्टरपंथी सोच है। और जब फ्रांस इसके खिलाफ खड़ा हुआ तो धर्म के नाम पर मौत का व्यापार करने वाले देश इकट्ठा हो गए।
पाकिस्तान जैसे देश ने आग में घी डाला और तुर्की ने इमरान को फुल सपोर्ट दे दिया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ ट्विटर पर भी ट्रेंड जारी है। फ्रांसीसी मीडिया और हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का अमल इंतहा को छूता जा रहा है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत तो ये है, तवज्जो है मेरी तरफ, तुम्हारी हैसियत तो ये है, तुम्हें अपने अब्बा का नाम पता नहीं। पहले जमाने में वल्दियत के खाने में मां का नाम होता था। फ्रांस वालों, आज बात उससे आगे बढ़ गई। तुम्हारी हैसियत, जिन्हें अपने बाप का पता नहीं है, वो मेरे मोहम्मद करीम की जात पर हमला करें, जिनके हुस्न से चांद भी शर्मा जाए और सूरज भी शर्मा जाए। इस जिंदा कौम के नबी की तौहीन क्या बर्दाश्त हो सकती है? वो अमन पसंद नहीं हो सकता, उसका अमन से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। कि आज सुबह से अब तक पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में सरे फरिश्त है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो मौक़िफ़ पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनाया है आलम इस्लाम में, आलम अरब में, उसको सराहा जा रहा है। दुनिया भर में जहां भी आतंकवाद है उसके पीछे वहाबी विचारधाराओं को दोषी माना जाता है। इसका मकसद है जिहाद के नाम पर इस्लाम का परचम लहराना। यह आतंकवाद अब किसी एक देश या प्रांत की बात नहीं रह गया है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ कर चुका है और इसके समर्थन में कई मुस्लिम राष्ट्र और वामपंथी ताकतें हैं। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कुर्दिस्तान, सूडान, यमन, लेबनान, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे इस्लामिक मुल्क इन्हीं की पनाहगाह हैं। और मैक्रो के बयान और ताज़ा मामले के बाद सबसे ज्यादा हलचल इन्हीं देशों में है, खासकर पाकिस्तान में। अब जरा नियाजी खान का लेटेस्ट बयान सुनिए। जरूरी है कि हम सारे मुसलमानों के हेड्स ऑफ स्टेट, मगरबी लीडर्स को, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशंस को, इन सब को समझाएं कि देखिए हम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट है। आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते इसके नाम पे। और ख़ास तौर पे ये जो जब आप कार्टून बनाते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये तो जान के एक पूरी 1.25 अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। हम 1.25 अरब इंसान हैं दुनिया में, हम ये क्यों नहीं कर सके? और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका एक बहुत बड़ा फेलियर हमारी मुसलमानों की लीडरशिप पे है। मगर इमरान जैसे नेता फ्रांस के खिलाफ जो एजेंडा चला रहे हैं उसका असली मकसद विरोध करना नहीं है, बल्कि ये है कि सब के सब इस्लाम का ठेकेदार बनना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा मसला जो अब इस्लामी दुनिया में है वो ये है कि अरब जो सेगमेंट है मुसलमानों का, यानी अरब मुल्क और नॉन अरब उनके कॉम्पिटिटर्स, वो उनमें भी डिवीजन है। आप देखिए जिस किस्म के स्टेटमेंट मलेशिया से, टर्की से, पाकिस्तान से आए हैं, वो सब जो हैं वो एक अलग से हटके हैं और वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं कि इस्लाम हम हैं, ये अरबों को क्या पता है। इमरान खान साहब को देख लीजिए, इतनी बगैर जिम्मेदारी की बातें करना। जो इस्लामिक देश इस वक्त फ्रांस के खिलाफ है उनमें पाकिस्तान के अलावा तुर्की का नाम शामिल है। जॉर्डन से लेकर अल्जीरिया, कुवैत, इजिप्ट, मलेशिया में खुलकर फ्रांस का विरोध हो रहा है। मगर एक सच ये भी है कि यूएई जैसे इस्लामिक देश का फ्रांस को समर्थन मिला है। सऊदी अरब ने भी फ्रांस को सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ 48 घंटों में 1 या 2 बार नहीं 4 बार भारत भी सार्वजनिक तौर पर फ्रांस का समर्थन कर चुका है। विदेश मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक और विदेश सचिव तक सबने अपनी संवेदना जताई है। इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर फ्रांस को अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय संघ जैसी बड़ी महाशक्तियों का भी साथ मिला है।
इशू फ्रांस का है, लेकिन कुछ मौलाना हमारे देश में भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ मौलानाओं के टेप बहुत गौर से देखे, उनको फॉरवर्ड रिमाइंड करके देखा। कुछ विरोध प्रदर्शनों में जाकर भी हमने वहां आए लोगों से बात की। उनका एजेंडा क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है। मुसलमानों को बहकाकर, मुसलमानों को फुसलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सुंदर फ्रांस के राष्ट्रपति, अगर हमारे बस में होता तो हम तेरा मुंह कुचल देते। फ्रांस में जो कुछ भी हुआ है उस पर बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग भड़काऊ भाषण देने में लगे हैं। फ्रांस के बहाने हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आधी आधी रात को सड़कों पर भीड़ जुटाई जा रही है। भारत की सरकार, भारत के अफेयर्स मिनिस्टर एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने सही कहा। तो हम बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को कि मुगालते में मत रहना, वो फ्रांस है, ये हिंदुस्तान है, ये पहचान लो। जुमे की नमाज के बाद दोबारा वही कोशिश हुई। भीड़ से नारे लगवाने वाले चेहरों को पहचानना मुश्किल नहीं है। कुछ लोग धर्म और मजहब के नाम पर भावनाएं भड़काने के एक्सपर्ट हैं, वे फिर से काम में लग गए हैं। भावनाएं भड़काकर दूसरे मतलब साधे जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों तो बहाना है, नरेंद्र मोदी पर असल निशाना है। फ्रांस के अंदर 100 साल पहले भी एक कदम उठाया गया था और वो वाकया याद रखना चाहिए कि उस्मानिया ने, सल्तनत उस्मानिया ने बगावत का झंडा लहरा दिया था। आज हम फिर कह रहे हैं कि बहुत जल्द अपना फैसला ले लेना, नहीं तो हिंदुस्तान से भोपाल की सरजमी से आरिफ मसूद ऐलान कर रहा है कि हम बगावत का झंडा उठाएंगे। पिछले 72 घंटों से कुछ मौलाना भी जबरदस्त एक्टिव हैं, जो सड़कों पर नहीं उतरते, जो मस्जिदों में तकरीर नहीं कर रहे, वे भी माइक और कैमरा लगाकर वीडियो बना रहे हैं और उसे वायरल कर रहे हैं। YouTube, Facebook और WhatsApp के जरिए ये वीडियो लाखों मोबाइल तक पहुंचाए जा रहे हैं। कि हम दुनिया में हर एक की तौहीन पर खामोशी बर्दाश्त कर सकते हैं, खामोश रहना रह सकते हैं, मगर याद रखिए दुनिया भी जानती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में सिंगल वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज, सेकंड वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज, थर्ड वर्ड नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, ये दो लफ्ज बहुत कुछ कहते हैं। मौलाना की छिपी हुई हसरतों को पढ़ना मुश्किल नहीं है। 2 मिनट उनसे बात करते ही असली मकसद सामने आ जाता है। मैक्रों से आगे बढ़ते ही रजा एकेडमी के मौलाना सीधे नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाते हैं। वो अमित शाह और संघ परिवार की खामियां गिनाने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में हुए आतंकी हमले की निंदा की है, जिसमें नाइस में एक चर्च के अंदर हुई जघन्य वारदात भी शामिल है। आतंकी हमले के पीड़ितों और फ्रांस के लोगों के प्रति भारत की संवेदना है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले कुछ मौलाना प्रधानमंत्री के ट्वीट का बहाना बनाकर उन पर हमले कर रहे हैं। कुछ मौलाना मोदी का नाम लेते हैं, कुछ मौलाना नाम लिए बिना ही मोदी को टारगेट करते हैं। देखो ये ना देखो कि सामने वाले कितनी तादाद में है, जो हक पर होता है, जो सच बोलता है, हमेशा जीत उसी की होती है। लाखों के तलवारें सामने आई थी, एक हुसैन इब्न अली के सर को झुका न सकी। हुसैन का सर के नेज़ा पर बुलंद होकर आवाज दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई अल्लाह नहीं है सिवाय उस अल्लाह के। तो वो 1-9 लाख तलवारें मिलकर एक हुसैन इब्न अली के सर को झुका न सकी। हुसैन का सर बुलंद था, बुलंद है, बुलंद रहेगा। हैदराबाद के मौलाना हैदर हुसैन आगा AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी के खैर ख्वाह हैं। असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। ओवैसी फिलहाल बिहार चुनाव में बिजी हैं, लेकिन उनकी पार्टी के स्टेट से मोदी पर हमले लगातार हो रहे हैं।
उनके शब्दों पर गौर कीजिए, मौलाना के इरादे खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। दुनिया के अंदर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों, रब से डरो, कयामत से डरो, मौत से डरने की कोशिश करो, तुम नहीं बच सकते। बड़ा बड़ा तुर्रम खां आया, इस जमीन के अंदर धंसा दिया गया। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मौलाना मुसलमानों को सड़क पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों के पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं उनकी तस्वीर सड़कों पर चिपका दी गई है, तो कुछ जगहों पर फ्रांसीसी सामान के बाइकआउट के नारे लगवाए जा रहे हैं। फ्रांस और मैक्रों के बहाने मोदी के सारे दुश्मन एक साइड में आ चुके हैं। जमीयत हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलेमा हो या मस्जिद के मौलवी, सुन्नी मौलाना हो या शिया मौलवी, सब एक तरफ है। फ्रांस का सदर मैक्रोन खबीस, फहाश, गंदा, नापाक, जो इस्लाम के खिलाफ तबसरे छांटता है और ये कहता है कि इस्लाम तो बहरानी दौर से गुजर रहा है, वो ये बातें सिर्फ इसलिए करता है कि सलीबियों को खुश करे। वो इस्लाम दुश्मनी में वो एक बुझा हुआ जहरीला जानवर है, वो एक सांप है जहरीला, इसलिए उसके मुंह से सांप का जहर निकलता है। सलमान रुश्दी आगे आगे चल रहा था, मौत उसकी पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि ये फतवा था जिसने अपना असर किया। लिहाजा इस वक्त मैं तमाम उन लोगों से जो हक़ परस्त हैं, जो रसूल इस्लाम के मानने वाले हैं, मैं उन सब से अपील करता हूँ कि यूरोपियन चीज़ों का ज़बरदस्त तरीके से बाइकाट करें। फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतारे गए लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि विरोध किस लिए कर रहे हैं। भोपाल के करोंद इलाके में जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग मैक्रों के पोस्टर को पैरों से कुचलते नजर आए। हमने कुछ लोगों से विरोध की वजह पूछी तो वो इस बात से अनजान थे कि मैक्रों ने किया क्या है या बोला क्या है। आप भी देखिए और समझिए कि भीड़ को हाँकने वाले लोगों का इरादा क्या है। क्या बोला उन्होंने? जो बोला है उसकी जो बेहरमती की है उसको। नहीं तो क्या बोला है, कुछ मालूम है? इसका मुझे मालूम नहीं, कोई जानकारी नहीं। हाँ। तो यहाँ कैसे कुछ भी नमाज पढ़ने आए थे तो अच्छा बुलाया सबने तो चले आया। ये किसकी फोटो ली हुई? ये राष्ट्रपति की। कौन से राष्ट्रपति की? कौन से? फ्रांस। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति। क्यों कर रहे हो आप लोग? ये इन्होंने जो किया वो गलत किया। नहीं तो क्या किया उन लोगों ने? ये नबी की तस्वीर को लगाया है। जो कहाँ लगाया है? फ्रांस में। अच्छा जी। तो आपको कैसे आया, कैसे मालूम चला यहाँ आना है? यहाँ पर मस्जिद में बयान हुआ था, उस जरिए से पता। अच्छा, कैसे मालूम चला यहाँ आना है? यहाँ पे आए हुए इसलिए हमको मालूम चला। अच्छा, मतलब सब आ गए इसलिए आप भी आ गए? किसने बताया आपको? हमारे उलमा किराम ने, जो मस्जिदों में ऐलान हो रहा, बयान हो, मस्जिदों में बताया जा रहा है। जी बताया उन्होंने कि साहब हमारी। नहीं तो मस्जिद में क्या बताया उलेमा ने? कि हमारी उलमा जो हमारे नबी हैं उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। क्या गुस्ताखी की, कुछ मालूम है? अब वो गुस्ताखी की होगी जब भी तो बता रहे हैं, कोई गलत तो बता नहीं रहे। हाँ। और टर्की में आज भीषण भूकंप आया है, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। तबाही की ऐसी तस्वीरें देखिए ब्रेक के बाद।